Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. My name is Resni. Students, today we are going to discuss the remaining points of class 9. So let us start. Point 7. Point 7. The duck and the kangaroo. The duck and the kangaroo written by Edward Lear. एडवर्ड लियर के द्वारा द डक एंड द कंगारू पोएम राइट की गई है, जो कि पोएम है हमारी 9th क्लास की 7th पोएम। तो देखिए डक एंड द कंगारू रिटन बाय एडवर्ड लियर। अब एडवर्ड लियर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उसे ही हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए एडवर्ड लियर है जो ये कहाँ के पोएट है, ये है इंग्लैंड के। तो ये एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के पोएट है, इंग्लिश पोएट है। और क्या है, ये एक ऑथर है, म्यूजिशियन है, नोन फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस। तो देखिए ये एक टर्म है जो कि लिटरेचर में आती है, लिटरेरी नॉनसेंस टर्म। तो लिटरेरी नॉनसेंस टर्म इन पोएट्री स्टार्टिंग विद अ बुक ऑफ नॉनसेंस। तो ये जो टर्म है लिटरेरी नॉनसेंस, इसमें क्या होता है, देखिए लिटरेरी नॉनसेंस में ये नहीं है कि लैक ऑफ वर्ड्स हो, वहां पर वर्ड्स की कमी हो, बल्कि यहाँ पर लिटरेरी नॉनसेंस क्यों बन जाती है कोई भी पोएट्री या फिर प्रोज, जब क्या हो जाता है किसी भी वर्क में एक्सेस ऑफ वर्ड्स वहां पर यूज किए जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जब वर्ड्स का यूज कर दिया जाता है, जिससे कि लिटरेचर की जो वर्क होगा हमारे लिटरेचर का, कोई भी पोएट्री होगी वो कैसी लगने लगती है, नॉनसेंस लगने लगती है। नॉनसेंस आपको पता है मूर्खता पूर्ण होता है, यानी कि मूर्खता पूर्ण लगने लगती है। किस कारण से लगने लगती है वो, जब उसमें एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड्स का, ना कि लैक ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की कमी नहीं होती, बहुत ज्यादा यूज करना वर्ड्स का। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, लिटरेरी नॉनसेंस ये टर्म निकल कर आती है। तो ये लिटरेरी नॉनसेंस है जो टर्म, ये एडवर्ड लियर है जो इनके पोइट्री से स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम है, तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो रहेगा, क्योंकि इससे ही लिटरेरी नॉनसेंस टर्म की स्टार्टिंग होती है। वैसे तो देखिए ये टर्म लिटरेरी नॉनसेंस पहले, इनसे पहले भी यूज की जा चुकी है, पर यहाँ पर बात करेंगे लिटरेरी नॉनसेंस जो टर्म फेमस कैसे हुई, डेवलप कैसे हुई, तो उसके लिए एडवर्ड लियर का नाम सबसे आगे आता है। तो देखिए ये बुक आपको याद रखनी है, आ भी चुकी है एग्जाम में, ये अ बुक ऑफ नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर इन 1846। 1846 में ये बुक राइट की गई थी। अब देखिए ये जो लिटरेरी नॉनसेंस टर्म है पोइट्री के साथ साथ प्रोज में भी यूज की गई थी। उसके बाद देखिए द आउल एंड द पुसीकैट, ये भी क्या है, नॉनसेंस जो राइटिंग है लिटरेचर में उसका ही एग्जांपल है, द आउल एंड द पुसीकैट। ये भी किसके द्वारा रिटन है, एडवर्ड लियर के द्वारा। उसके बाद देखिए द स्क्रूबियस पीप, ये देखिए द स्क्रूबियस पीप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क रहा था इनका, जो कि किसके द्वारा कंप्लीट किया गया, ओगडन नेस, जो कि आपको पता है एक अमेरिकन पोइट है, उनके द्वारा ये इनका वर्क द स्क्रूबियस पीप, जो इनकी डेथ से पहले ही राइट किया गया था इनके द्वारा, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था किन्हीं रीजन से, तो इसी कारण इनको कंप्लीट किसने किया, ओगडन नेस ने कंप्लीट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ थी इम्पोर्टेंट बातें जो एडवर्ड लियर के बारे में है। उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं वैसे तो, जो आपको जब मैं लिटरेचर करवाऊंगी यूजीसी नेट के लिए उसमें बताऊंगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सटेंट को लेकर चल रहे हैं, तो आपको इतनी ही बातें उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर द डक एंड द कंगारू एडवर्ड लियर की पोएम है। तो इसमें एक डक है और एक कंगारू है। डक आपको पता है बतख होती है जो, और एक कंगारू है। अब देखिए क्या होता है, डक और कंगारू के बीच एक बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो इसको एज ए कन्वर्सेशन पोएम भी आप जान सकते हो। तो देखिए डक है जो कंगारू है, इन दोनों में कुछ कन्वर्सेशन होती है, जिसका ये आपस में रिप्लाई भी करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो कंगारू है वो सेटिस्फाई हो जाता है किसकी बात से, डक की बात से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पोएम। द पोएम सेलिब्रेट्स द डिजायर ऑफ ए डक, तो यहाँ पर पोइम है क्या सेलिब्रेट करती है, एक डिजायर को, एक इच्छा को।
जो इच्छा किसकी है, जिसका नाम पहले है, किसका नाम पहले है, डक का नाम। तो डक की एक इच्छा है, क्या इच्छा है इसकी, हु कन्फाइंड विद इन पॉन्ड। अब देखिए जो डक है सारा दिन खुद को एक कैद जैसा महसूस करती है, जैसे कि उसको किसी सेल में डाल दिया गया हो, किसी तहखाने में डाल दिया गया हो, जेल में डाल दिया गया हो, किसी प्रिजन में डाल दिया गया हो। तो ऐसा वो फील करती है, खुद को कैदियों के जैसा फील करती है। कहाँ पर, पॉन्ड के अंदर, यानी कि जब वो तालाब में रहती है, किसी टैंक में रहती है, पॉन्ड डक, तो यहाँ पर वो कैसा फील करती है, कैदियों के जैसा फील करती है। लिविंग ए बोरिंग लाइफ। अब देखिए वो क्या कहती है कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, एक बोरिंग लाइफ स्पेंड करती हूँ। कहाँ पर, सारा दिन मैं पॉन्ड में ही रहती हूँ और कहीं जाती ही नहीं हूँ। अब ये देखिए क्या करती है, रिक्वेस्ट कंगारू। अब ये रिक्वेस्ट करती है कंगारू से, क्या रिक्वेस्ट करती है, टू टेक इन ऑन, टू टेक इट ऑन, टेक इट ऑन इट्स बैक ऑन अ ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और जो इसकी प्रॉब्लम है कि ये बोरिंग फील करती है, सारा दिन पॉन्ड के अंदर रहती रहती, उसको कौन सॉल्व करे, कंगारू सॉल्व करे। कैसे करे, वो उसको लेकर चले, कहाँ पर, अपनी बैक पर बिठाकर एक ट्रिप पर लेकर चले। कहाँ का ट्रिप करना चाहती है वो, पूरे वर्ल्ड का ट्रिप करना चाहती है। और यही क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, जो कौन कर सकता है, कंगारू कर सकता है। तो वो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है। अब देखिए द डक प्रॉमिस्ड। अब देखिए जब ये कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे पूरी दुनिया में घुमाओ, क्योंकि मैं एक पॉन्ड में रहते हुए खुद को बोरिंग फील करती हूँ, मैं ना ही कहीं जा सकती हूँ, ना ही कहीं मुझे घूमने लेकर जाता है। तो वो कंगारू से कहते हैं कि तुम मुझे घुमा दो अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, डक प्रॉमिस करती है। अब देखिए कंगारू जब कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चिल्लाओगी, बोलोगी, यहाँ पर पहले ही प्रॉमिस कर देती है डक। क्या कहती है, सिट क्वाइटली एंड वुड जस्ट क्वैक ऑल डे। अब देखिए डक कहती है कि मैं ज्यादा शोर शराबा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्या करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी खामोशी से, बस पूरा दिन क्या करूंगी, क्वैक क्वैक करती रहूंगी। यानी कि क्वैक क्वैक क्या है, एक साउंड है जो किसके बोलने की साउंड होती है, डक के बोलने की साउंड है, यानी कि उसकी आवाज, उसकी वॉइस है, वो क्या करना, क्वैक 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 इनकी वॉइस है। तो इनकी आवाज कैसी है, क्वैक की। तो वो क्या कहती है कि मैं सारा दिन चुपचाप रहूंगी और सिर्फ क्या करूंगी, क्वैक क्वैक करूंगी। लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट दे वुड विजिट। उसके बाद वो कुछ एक लिस्ट प्रोवाइड करवाती है, एक पूरी सूची देती है किस चीज की, कि वो कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेगी। तो वो कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेगी, उसके लिए वो जगह बताती है उसको। तो देखिए आपको ये जगह याद रखनी है, यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट चीजें लिखी है जो आपको याद रखनी है। डी एंड जेली वो ली। तो ये वो प्लेसेस बताती है जहां पर वो घूमना चाहती है। डी एंड जेली वो ली, ये उसकी जगह है जहां पर वो घूमने जाना चाहती है। फिर उसके बाद कहती है ओवर द लैंड एंड द सी। और कहाँ का ट्रिप करेंगे वो, जमीन के ऊपर करेंगे, धरती के ऊपर करेंगे, और कहाँ का ट्रिप करेंगे, सी का, समुद्र में जाकर भी वो घूमकर आएंगे। उसके बाद देखिए कंगारू रिप्लाई देता है, उसका क्या रिप्लाई देता है अपनी कन्वर्सेशन के दौरान। तो वो क्या कहता है, थिंक ओवर द आइडिया अगेन। वो कहता है कि तुम एक बार और सोच लो इस विचार पर, इससे पहले कि हम घूमने जाए तुम एक बार सोच लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिकॉज डक इज वेट एंड कोल्ड फीट, कि तुम पूरी तरह से भीगी हुई हो, क्योंकि वो कहाँ रहती है, पॉन्ड में रहती है। पॉन्ड में क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पर कंगारू कहता है कि तुम वाटर में रहने के कारण वेट हो, भीगी हुई हो पूरी तरह से, और कोल्ड फीट, तुम्हारे पाँव हमेशा कैसे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, ठंडे रहते हैं। एंड कुड गिव हिम रूमेटाइज, और इस तरह से तुम्हारे गीले पाँव और तुम भीगी हुई हो, अगर मेरे ऊपर बैठकर तुम चलोगी उससे मुझे क्या हो जाएगा, तुम मुझे क्या दे सकती हो, रूमेटिज दे सकती हो। अब देखिए रूमेटिज, ये आपको याद रखना है वर्ड रूमेटिज। तो ये एक डिसीज है, एक बीमारी है रूमेटिज, जो देखिए क्या होती है वास्तव में, इसका मीन्स क्या होगा, रूमेटिज्म। रूमेटिज्म क्या होता है, जो गठिया की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो पाँव के घुटने होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर कंगारू डक से कहता है कि मुझे रूमेटिज हो जाएगा। तो कौन से डिसीज है, रूमेटिज, जिसका नाम क्या है, रूमेटिज्म।
डक सेज, अब देखिए डक क्या रिप्लाई देती है उसके बाद, जब कंगारू से ये बातें कहता है, एक्सक्यूज देता है कि मैं तुम्हें नहीं घुमा सकता, तो डक क्या कहती है कि मैंने पहले से ही अच्छे से तैयारी करके रखी है। आई बॉट पेयर्स ऑफ बोस्टेड सॉक्स, कि मैंने क्या किया है, पहले से ही बोस्टेड सॉक्स वॉट किए हैं, परचेज कर लिए हैं। बोस्टेड क्या होता है, ऊन के बने हुए मुलायम जो सॉक्स होते हैं, जुराबे होती है, उसको बोलते हैं बोस्टेड यानी कि बस्टेड सॉक्स। तो बस्टेड सॉक्स उसने पहले से ही परचेज कर लिया, ऊन की बनी हुई सॉक्स। विच फिटेड हिज फिट बेल, जो उसके पाँव में अच्छी तरह से फिट हो जाती है। टू स्टे वार्म वेयर ए शर्ट, और खुद को क्या रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, मैंने खुद को गर्म रखने के लिए क्या खरीद लिया है, शर्ट भी खरीद लिया है। शर्ट क्या होता है, जो एक शोल्डर पे से एक कपड़ा आता है, तो उसको बोलते हैं शर्ट, जो पूरी बॉडी को, जो कि अपर बॉडी होती है उसको वो कवर कर लेता है। तो वो कह देती है कि मैं शर्ट डालूंगी। एंड ऑल्सो स्मोक ए सिगार एवरी डे, और मैं जितने दिन भी हमारा ट्रिप रहेगा हर दिन क्या करूंगी, सिगार पीती जाऊंगी, सिगार लेती जाऊंगी अपने साथ, और उसको स्मोक करती रहूंगी। एंड डू इट ओनली फॉर बिलव्ड कंगारू, और देखिए कंगारू को वो क्या कहकर बुलाती है, बिलव्ड, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहती है वो, कि मैं ये सब किसके लिए करूंगी, अपने बिलव्ड, अपने प्यारे कंगारू के लिए ये सब करूंगी। कंगारू सेटिस्फाइड, अब देखिए कंगारू ने इतनी अच्छी बातें सुनी, बिलव्ड सुना उसके मुंह से, तो देखिए क्या होगा, कंगारू इससे सेटिस्फाई हो जाता है, पूरी तरह से वो एग्री हो जाते हैं दोनों ट्रिप पर जाने के लिए। स्टार्टेड ट्रिप एट नाइट, और रात के दौरान वो क्या करते हैं, अपनी ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। सेट द डक ऑन इट्स टेल, और वो क्या कहता है कि तुम मेरी पीठ तक मत आना, तुम मेरी टेल पर बैठ जाना, और उसे अपनी टेल पर, अपनी पूंछ पर बिठा लेता है। विजिट अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स, और इस तरह से वो 3 बार पूरी दुनिया की, पूरे संसार की यात्रा वो करते हैं। तो ये थी स्टोरी डक एंड द कंगारू, रिटन बाय एडवर्ड लियर, हु इज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट देखिए 8th पोएम है हमारी, ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री, रिटन बाय जी पटेल। तो देखिए जी पटेल है जो यहाँ पर, या फिर गिप पटेल इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। तो देखिए ऑन किलिंग ए ट्री रिटन बाय गिप पटेल। अब देखिए गिप पटेल है जो 1940 में इनका बर्थ हुआ था। तो देखिए 1940 में इनका बर्थ हुआ, और ये क्या है, एक इंडियन पोइट है, प्ले राइट है, पेंटर है, फिजिशियन है। तो ये देखिए इतनी क्वालिटीज हैं इनके अंदर, प्ले राइट भी है, पेंटर भी है, फिजिशियन भी है। ये देखिए अप्रेंटिस फिजिशियन थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इनके बारे में लिखा गया था। बिलोंग टू ग्रीन मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर इंडियन पोइट तो है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इंडियन है ये, तो इनके प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मुंबई कहाँ से बिलोंग करते हैं, वैसे ही मुंबई से बिलोंग करते हैं, 1940 में इनका बर्थ हुआ था। और देखिए ये बिलोंग्स टू ग्रीन मूवमेंट राइटर्स ग्रुप, और ये देखिए एक राइटर्स का ग्रुप है जो कि ग्रीन मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं ग्रीन मूवमेंट से। ग्रीन मूवमेंट क्या होता है, जो कि पर्यावरण के बारे में, नेचुरल थिंग्स है, जो एनवायरनमेंट है, उन इश्यूज पर जो अपने वर्क राइट करते हैं, उन राइटर्स का ग्रुप है ग्रीन मूवमेंट राइटर्स ग्रुप। उससे ये बिलोंग करते हैं, यानी कि ये भी फिर कैसे ही इश्यूज पर राइट करेंगे, तो वो कैसे इश्यूज पर करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट से जुड़े होंगे। अब देखिए poems speak of deep concerns for nature and expose cruelty to it। और देखिए इसके poems है जो इस पोइट की, वो सारे की सारे इनके poems है जो किसके बारे में बताती है, किसके बारे में बातें होती है, तो वो होती है डीप कंसर्न्स, उनकी जो चिंता दिखाई जाती है किस चीज के बारे में, नेचर के बारे में, कि प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक मटेरियल है, जो कुछ भी, चाहे वो ट्रीज है, प्लांट्स, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल थिंग्स, कोई भी है जिसको पूरी बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, वो क्या एक्सपोज करते हैं, क्रुएल्टी एक्सपोज करते हैं टू इट, कि हम कैसे नेचर के प्रति पूरी तरह से क्रूअल हो चुके हैं, पूरी तरह से क्रूर हो चुके हैं, निर्दयी हो चुके हैं। हम निर्दयता भरी जो कार्य करते हैं, निर्दयता से भरे हुए कार्य करते हैं। हम ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, वनों को, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम काट देते हैं। तो इन सभी इश्यूज पर वो अपनी चिंता को
अभिव्यक्त करते हैं, जो ये राइटर्स हैं। अब देखिए जो इनके पॉइंट्स हैं, इनके पॉइंट्स है जो हाउ डू यू विथस्टैंड 1966 में लिखी गई थी। सारे ही इनके जो पॉइंट्स वगैरह है सभी किस चीज पे, किस चीज से रिलेटेड होंगे, वो नेचुरल थिंग से रिलेटेड होंगे। तो देखिए हाउ डू यू विथस्टैंड 1966 में लिखी गई थी। अब देखिए एक्सटेंट देना है तो हरियाणा भी कब बना था, 1966 में। तो देखिए ये 1966 में लिखी गई थी। बॉडी 1966, ये भी कब लिखी गई थी, 1966 में। मिरर्ड मिररिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, 1991 में ये राइट की गई थी। और देखिए इन्होंने अपनी लाइफ के दौरान सिर्फ 3 प्लेस ही राइट किए हैं। उनमें से देखिए टाइटल्ड प्रिंसेस, इंपॉर्टेंट है तीनों ये, टाइटल्ड प्रिंसेस, स्वास्थ्य, मिस्टर बहराम, तीनों के तीनों प्लेस है जो रिटन बाय गिव पटेल। तीनों के तीनों प्लेस ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेम याद कर लीजिए इनके, बेशक से आप इनकी सन मत कीजिए, यस मत कीजिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में। ये पोएम पूछी गई थी ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री है जो, ये फ्री वर्स में राइट की गई है पोएम, रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, जिसमें राइम नहीं होती है। अब देखिए द पोएट sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things। अब देखिए इस पोएम के अंदर जो पोएट है क्या करता है, सेंसिटाइज करता है। सेंसिटाइज मीन टू अवेयर, यानी कि अवेयर करना, किसी को सचेत करना, किसी काम के प्रति जागरूक करना, तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटाइज, टू अवेयर, अवेयरनेस फैलाना, तो उसे कहते हैं सेंसिटाइज। तो पोएट अवेयर करता है, सचेत करता है अपने रीडर्स को, किस चीज के लिए, जब वो सारी हाईलाइट करता है, किस फैक्ट को, किस तथ्य को हाईलाइट करता है वो, कि जो ट्रीज है आर लिविंग थिंग्स, कि वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। ट्रीज भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वैसे ही ये भी सजीव है, जीते जागते हैं इंसानों की तरह। He equates trees with humans to convey that trees should not be cut। अब देखिए वो ट्रीज को किसके साथ तुलना करता है, ट्रीज की, वो करता है ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ ट्रीज की तुलना करता है। और देखिए साथ में वो एक मैसेज कन्वे करवाता है हमें कि जो ट्रीज है वे नहीं काटे जाने चाहिए, शुड नॉट बी कट, ट्रीज शुड नॉट बी कट, बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ट्रीज को अगर हम, जो कि ह्यूमन बीइंग से तुलना की है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी ट्रीज को कट कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो वो सेम वैसे ही बात होगी, वैसे ही थिंग होगी कि जैसे हमने किसी इंसान का मर्डर कर दिया हो, किसी इंसान को मारने जैसे ही बात होगी। किसको काटना, पेड़ को काटना। अ ट्री डजंट डाई बाय मेयरली कटिंग। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कहते हैं जो पोएट है जी पटेल, वो क्या कहते हैं कि जो ये ट्री है वो सिर्फ काटने से ही नहीं मरते हैं। अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, वो मरेंगे नहीं, बल्कि क्या होगा, बिकॉज इट रीग्रोस फ्रॉम वेयर इट इज कट। क्योंकि ट्री जब काट दिए जाते हैं तो उसी जगह पर वो वापस उग जाते हैं जहां वो काटे जाते हैं, यानी जहां से उन्हें काटा जाता है दोबारा से वो रीग्रो हो जाते हैं, यानी कि ग्रो कर जाते हैं वो दोबारा से। If it has to be destroyed, then it has to be uprooted। और देखिए ये मरते कब है, जब हम इनको अप्रूट कर देते हैं। अप्रूटेड क्या होता है, जब हम किसी को जड़ विहीन कर दे, उनकी जड़ें ही उखाड़ दे, तो उसको बोलते हैं अप्रूटेड। यानी पेड़ों को अगर काट देते हैं तो वो बेशक से दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, पर अगर उनको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो मर जाते हैं। और ऐसे ये ह्यूमन बींग्स के साथ तुलना करते हैं पेड़ों की। कौन, ये पटेल। तो ये हुई 7th एंड 8th पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोइम है हमारे पास 9th पोइम, द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.E. रोस द्वारा ये राइट की गई है ये पोएम, द स्नेक ट्राइंग। तो देखिए W.E. इनका पूरा नाम बता देती हूँ आपको। इनका पूरा नाम है विलियम ब्राइटन
ब्राइटन और ई से यूस्टोस, यूस्टेस, विलियम ब्राइटन यूस्टेस इनका पूरा नाम है, WWE रॉस, विलियम ब्राइटन यूस्टेस रॉस। अब देखिए ये कैनेडियन पोइट है और इम्पोर्टेंट भी है ये, और देखिए कनाडा से, ये टोरंटो से है, टोरंटो में इनका जन्म हुआ था, कैनेडियन ये पोइट है। और देखिए फर्स्ट पोइट है ये कनाडा के, फर्स्ट पोइट ऑफ कनाडा टू राइट इमेजिस्ट पोइट्री, जिन्होंने की इमेजिस्ट पोइट्री राइट की थी, कल्पनात्मक जो कविताएं होती है। ये देखिए ये भी एक टर्म है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिटरेरी क्या पढ़ा था, लिटरेरी नॉनसेंस टर्म पढ़ी थी, वैसे ही इमेजिस्ट पोइट्री भी एक टर्म है। साथ के साथ आप जितनी भी टर्म यहाँ से निकल कर आती है उनको साथ के साथ अगर आप करते जाते हो तो आपका एक अच्छा खासा लिटरेचर के लिए मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो देखिए इमेजिस्ट पोइट्री आप पढ़ना, ये निकाल कर क्या है इसके अंदर और कौन कौन से पोइट इनमें इंक्लूड है। और देखिए इमेजिस्ट पोइट्री लिखने वाले ये फर्स्ट माने जाते हैं कनाडा के अंदर, और देखिए फर्स्ट पोइट ही ये माने जाते हैं क्या लिखने वाले, सरियलिस्ट वर्स। सरियलिस्ट वर्स कनाडा में सबसे पहले किनके द्वारा लिखा गया, ये माना जाता है कि ये WWE रॉस के द्वारा ये लिखा गया। देखिए सम कॉल हिम द फर्स्ट मॉडर्न कैनेडियन पोइट, तो कुछ लोग इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, मॉडर्न पोइट्री है जो कनाडा के अंदर उसको लिखने वाला फर्स्ट मॉडर्न पोइट इनको कहा जाता है कनाडा के अंदर। अब देखिए जिनका एक ही वर्क है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिखा है इन रियलिटीज सोनेट्स एंड लैकोनिक्स, ये एक ही वर्क का नाम है इन रियलिटीज सोनेट्स एंड लैकोनिक्स। अब देखिए हम पोएम के बारे में करते हैं। पोएम किस में लिखी गई है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इससे पहले थी जो वो भी फ्री वर्स में लिखी गई थी। द पोइट सेज दैट द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक। अब देखिए इस पोएम के अंदर क्या होता है, स्नेक ट्राई कर रहा है क्या करने की, एस्केप मीन बचने की कोशिश करता है, किस चीज़ से, फ्रॉम बीइंग हिट मारे जाने से, कोई हिट ना कर दे उसको, किस चीज़ के द्वारा, बाय द स्टिक, कि एक इंसान है जो उसको स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है, उससे ये बचने के लिए बेस्ट ट्राई करता है कि मैं इस हिट करने से बच जाऊं। हेड बाय ए पर्सन, जो कि किसने पकड़ी हुई है ये स्टिक, एक व्यक्ति ने पकड़ी हुई है, हु इज टू किल इट, जो इसको क्या करना चाहता है, स्नेक को मारना चाहता है। ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोइट क्या कहता है, ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल, कि सभी स्नेक्स होते हैं जो वो हार्मफुल नहीं होते हैं, यानी कि किसी को हानि नहीं पहुंचाते, ऐसे स्नेक भी इस धरती पर है। ह्यूमन्स हैव ए नोशन, परंतु जो ह्यूमन्स है यानी जो इंसान है उन्होंने एक नोशन बना रखी है, एक धारणा बना रखी है कि जो ये स्नेक्स है, दैट स्नेक्स आर डेंजर्स, कि जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेंजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये लोगों की धारणा बन चुकी है। पर वास्तव में क्या है, एंड ट्राई टू किल दैम, और वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं इसी वजह से कि डेंजर्स होते हैं। एज सुन एज दे स्पॉट, और देखिए क्या होता है, जैसे ही ये देखते हैं किसी सांप को वे इसे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू, पर ऐसा सच नहीं है, ये सच नहीं है कि सभी स्नेक्स है जो वे क्या होते हैं, डेंजर्स होते हैं, सभी स्नेक्स हानिकारक नहीं होते। अब देखिए पोइट सेज, द पोइट सेज दैट हाउ ए हार्मलेस ग्रीन स्नेक ट्राइज टू हाइड बिहाइंड द ग्रीन वसीज। तो देखिए क्या होता है, अब इस पोएम के अंदर की बात है ये कि जो पोइट है वो क्या कहता है हमें कि कैसे एक हार्मलेस, क्योंकि ग्रीन कलर के जो कहे जाते हैं, ग्रीन कलर के जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो क्या होते हैं, अहानिकारक होते हैं, वो हानि नहीं पहुंचाते किसी को। और ये ऐसा ही ग्रीन कलर का एक सांप होता है, एक स्नेक होता है जो क्या करता है, खुद को बचने के लिए एक स्टिक से छुपाने की कोशिश करता है, कहाँ पर, बिहाइंड द ग्रीन वसीज इन ऑर्डर टू सेव, ताकि वो खुद को बचा सके, इसलिए वो हरे रंग की झाड़ियों में खुद को छुपाने की कोशिश करता है। द पोइट प्लीड्स टू लेट इट एस्केप,
अब देखिए पोइट है जो क्या करता है, याचना करता है किससे, लोगों से, रीडर से। क्या अपील करता है वो, क्या याचना करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको छोड़ दे। एस्केप मीन बचना, उसको छोड़ दे, जाने दे। एंड हाइड बिहाइंड द बुशेस एज इट इज़ हार्मलेस, और इसे बुशेस के पीछे छुपने दे, यानी कि जो झाड़ियाँ लगी हुई है उनमें इनको जाने दे, क्योंकि ये अहानिकारक है, किसी को ये हानि नहीं पहुंचाता। ही सेज द स्नेक ब्यूटीफुल ग्रेसियस। तो देखिए पोइम में पोइट ने स्नेक के बारे में ये वर्ड कहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, ब्यूटीफुल ग्रेसियस, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, एक चमक है इसमें, चमकदार है, ये ब्यूटीफुल है, सुंदर लगता है पोइट को ये। अब देखिए उसके बाद है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है ये, स्टार लगा लेना इस पर। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि जो एक गहरी नींद, स्लम्बर क्या होता है, एक डीप स्लीप होती है, यानी कि एक गहरी नींद, एक गहरी नींद जो पोइट ने ली है। कौन है पोइट? विलियम वर्ड्सवर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है ये। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ है जो, इसके बारे में हर कोई जानता है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिटरेचर में रोमांटिसिज्म के ये पोइट है। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ है जो, इनके जन्म की बात करें, इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनके बारे में जानते हैं, इनका पूरा बर्थ और डेथ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था। एंड 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। तो देखिए 1770 से 1850 तक इनके आगे की जो डेट रहेगी उसको भी आप लर्न कर लीजिए। अप्रैल सेम रहेगा, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 23 हो जाता है। 1770 से लेकर 1770 से 1850 तक इन्होंने लाइफ स्पेंड की थी। तो देखिए ये एक रोमांटिक पोइट है, यानी रोमांटिक एज से ये बिलोंग करते थे। अब देखिए पोइट लॉरेट रह चुके हैं ये। पोइट लॉरेट क्या होता है? जिन्हें इंग्लैंड में राजकवि का दर्जा दिया जाता था। तो ये एक राजकवि रह चुके थे इंग्लैंड के अंदर। कब से कब तक रहे ये? देखिए 1843 से लेकर 1843 से लेकर 1850 तक। 1850 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद नया जो पोइट लॉरेट है वो बनाया गया था। 1843 से लेकर 1850 तक कौन रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट रहे इंग्लैंड के। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसे भी स्टार कर लेना आप। और देखिए इनकी यहाँ पर एक बार पोइम पर आ जाते हैं और साथ में हम वर्ड्सवर्थ पर चलेंगे। फिर देखिए यहाँ पर फ्रॉम वन ऑफ हिज लूसी पोइम्स, जो ये पोइम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्होंने लूसी पोइम्स लिखी थी। तो लूसी पोइम्स इनकी बहुत फेमस है। उसमें इस पोइट्री के अंदर पूरा ये एक वॉल्यूम है लूसी पोइम्स के, जिसके अंदर ये भी एक पोइम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी एक लूसी पोइम्स की ही पोइम है जो कब लिखी गई थी? 1800 में लिखी गई थी। पर यहाँ पर एक मेन बात बताती हूँ कि सिर्फ यही ऐसी पोइम है लूसी पोइम के अंदर जिसमें लूसी का नाम नहीं दिया गया है। तो ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि कौन सी पोइम है लूसी पोइम्स में जिसमें लूसी का नाम नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसी पोइम है, द जस्ट पोइम यू कैन से अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये ऐसी पोइम है जिसमें लूसी का नाम नहीं आता। तो देखिए कब पब्लिश की गई थी? 1800 के वर्जन में पब्लिश की गई थी। किसके? लिरिकल बैलेड्स के। वैसे तो लिरिकल बैलेड्स है जो कब लिखा गया था? ये 1798 में ये लिखा गया था। तो देखिए लिरिकल बैलेड्स है जो, ये किस किस ने लिखा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में है वो चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। उसके अलावा आपको वर्ड्सवर्थ अच्छे से खुद कर लेना है। मैं भी करवाऊंगी आपको, जब मैं आपको लिटरेचर करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ पोइट्री के साथ इनको बता रही हूँ। तो देखिए लिरिकल बैलेड्स है जो, ये जॉइंट पब्लिकेशन थी। किस किस की थी ये? जो यहाँ पर थे एस.टी. कोलरिज और साथ में वर्ड्सवर्थ, इन दोनों के पोइम्स को मिलाकर पूरा का पूरा यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स तैयार किया गया था। तो एस.टी. कोलरिज है जो, इनकी 4 पोइम्स इस वर्जन के अंदर पब्लिश हुई थी। कितनी पोइम्स थी ये आपको पता होना चाहिए। इनकी 4 पोइम्स थी और जो रेस्ट ऑफ द पोइम्स थी वो किसकी रही थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की रही थी। किसमें?
लिरिकल बैलेड्स के अंदर 4 पोइम्स किसकी, एस.टी. कोलरिज की, जिसमें मोस्ट फेमस पोइम है इनकी, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, कौन सी है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पोइम, एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है एचटेट में, तो ये आपको याद रखना है। केवीएस, एनवीएस, कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये पोइम पूछी जा चुकी है। तो देखिए द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसकी है, लिरिकल बैलेड्स के अंदर है ये पोइम, और ये पोइम का ये नेम है और रिटन बाय एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज इनका फुल नेम है। तो देखिए यहाँ पर 4 पोइम्स किनकी है, एस.टी. कोलरिज की। तो देखिए यहाँ पर एस.टी. को जो ये पोइम है 1798 में इनका फर्स्ट वर्जन, लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1798 में, उसमें ये पोइम लिखी गई थी, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है, कोलरिज की ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट एडिशन है। उसके बाद 1800 में 2 साल के बाद आया इसका सेकंड एडिशन। तो देखिए सेकंड एडिशन है जो, ये क्या था, इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या इंक्लूड किया, धीरे धीरे उसने अपनी आगे जो पोइट्री लिखता गया वो उसको इंक्लूड करता गया। तो यहाँ पर क्या इंक्लूड किया सेकंड एडिशन के अंदर, पूछा जाए तो प्रीफेस, जो इसका लिरिकल बैलेड्स का प्रीफेस है, पूछा जाए तो किस वर्जन के अंदर लिरिकल बैलेड के किस सन में वो पब्लिश किया गया प्रीफेस, या फिर किस वर्जन के अंदर लिरिकल बैलेड के प्रीफेस लिखा गया था। तो ये आ चुका है क्वेश्चन, प्रीफेस किस में आया था, 1800 के वर्जन में आया था, सन 1800 में ये पब्लिश हुआ था जब सेकंड एडिशन। तो इसमें एक प्रीफेस आया था वर्ड्सवर्थ का, और क्या था, कुछ एडिशनल पोइम्स, जो कुछ पोइम्स थी वर्ड्सवर्थ की वो उसने यहाँ पर ऐड की थी, और कुछ कट भी की थी पोइम्स। उसके बाद देखिए 1800 के बाद थर्ड वर्जन आया था 1802 में, इसके सारे वर्जन आपको पता होने चाहिए जो इनकी पब्लिकेशन ईयर है। और 1802 में कौन सा आया था, थर्ड वर्जन वर्ड्सवर्थ का, एडिड एन अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किस में ऐड किया गया था, ये भी आ चुका है, अपेंडिक्स किस में ऐड किया था, 1802 के वर्जन में, जो कि थर्ड वर्जन था लिरिकल बैलेड्स का। और देखिए अपेंडिक्स किस टाइटल्स के द्वारा, यानी कि क्या टाइटल यूज किया गया था अपेंडिक्स के लिए, तो वो था पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन नाम से अपेंडिक्स को यूज किया गया था, किस एडिशन के अंदर, थर्ड एडिशन, और 1802 या 1802 में ये क्या था, ये पब्लिश हुआ था ये वर्जन। उसके बाद आता है फोर्थ वर्जन आता है 1805 में, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखिए 1805 में जो फोर्थ वर्जन आया, फोर्थ एडिशन आया, तो वो क्या है, देखिए मैग्नस ओपस उसको कहा जाता है। कौन सा है वो, उसमें क्या इंक्लूड किया गया था, द प्रील्यूड। द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है जो, वो 1805 के वर्जन में ऐड किया गया था, इस वॉल्यूम के अंदर, इस एडिशन के अंदर इसको ऐड किया गया था। द प्रील्यूड को क्या कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ का मैग्नस ओपस कहा जाता है। अब देखिए जो द प्रील्यूड है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। सेमी होता है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं अर्ध आत्मकथा, यानी कि उनके लाइफ के कुछ पार्ट, किसकी लाइफ के, वर्ड्सवर्थ की लाइफ के कुछ पार्ट्स को इसमें द प्रील्यूड में ऐड किया गया है। और देखिए ये लिखा गया है किस चीज़ के अंदर, ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, द प्रील्यूड लिखा गया है। अब देखिए जो ये द प्रील्यूड है वो क्या था, इंट्रोडक्शन था किसका, द रिक्लूज का। द रिक्लूज क्या होता है, एक बैरागी, एक सन्यासी। तो देखिए द रिक्लूज का एक वर्जन था, जो द रिक्लूज था उसका ये क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी कि इंट्रोडक्शन था ये द प्रील्यूड किसका, द रिक्लूज का। द रिक्लूज है जो, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1798-99 में ये आया था। उसके बाद क्या हुआ, द रिक्लूज है जो, इसका जो सेकंड वर्जन आया, सेकंड कब आया था द रिक्लूज का, 1805 में आया। 1805 में क्या किया गया था, द रिक्लूज के वर्जन में द प्रील्यूड ऐड किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, द प्रील्यूड को किस में ऐड किया गया था, जो 1805 का सेकंड वर्जन था द रिक्लूज का। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वर्जन 1850 में आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ।
तो ये थर्ड वर्जन 1850 में आया जब। इसमें क्या हुआ था, द रिक्लूस का लास्ट पार्ट पब्लिश किया गया था उनकी डेथ के बाद। और ये क्या है, द प्रील्यूड इनका मैग्नस ओपस है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब देखिए आफ्टर हिज डेथ, अब देखिए आफ्टर हिज डेथ यानी कि वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये कितने पार्ट में आया था, ये आया था 14 बुक्स के अंदर, यानी कि 14 बुक्स के अंदर 1850 में इसको लास्ट टाइम पब्लिश किया गया था। इसकी डेथ के बाद जो वर्ड्सवर्थ की वाइफ है उसने इसे पब्लिश करवाया था। और देखिए पोइम टू कोलरिज, जब तक देखिए कई बार ये द प्रील्यूड है जो लिरिकल बैलेड्स का द प्रील्यूड है, ये 3 बार पब्लिश हुआ, पर इसको कभी भी नाम नहीं दिया गया। सिर्फ एक लेटर लिखा था वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी को लिखा था। ये डोरोथी को उन्होंने इस लेटर में क्या कहकर बुलाया था अपने द प्रील्यूड वर्क को, पोइम टू कोलरिज कहकर इसे उन्होंने बुलाया था। और देखिए इसका नाम बाद में द प्रील्यूड किसके द्वारा दिया गया था, इनके वाइफ के द्वारा ये नाम दिया गया 1850 के वर्जन में। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब देखिए पोइम पे आ जाते हैं। पोइम हमारी 8 लाइन की पोइम है, ये छोटी सी पोइम 2 स्टैंजाज है, जिसमें कितने स्टैंजाज हैं, 2 स्टैंजाज इसमें दिए गए हैं। ऑफ द सीरीज नोट टू मेंशन हर नेम, ये एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें, यानी कि लूसी पोइम्स की सीरीज में एकमात्र ऐसी पोइम है जिसमें लूसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं 2 स्टैंजाज के इसके। ये फर्स्ट है, द पोइट्स सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप। अब देखिए जो पोइट की सोल है, पोइट सो रहा होता है यहाँ पर, पोइट की जो आत्मा है वो गहरी नींद में ड्रिफ्ट हो जाती है। ड्रिफ्टेड क्या होता है, जैसे कि कुछ धारा होती है, कोई हवा का झोंका होता है, तेज गति से बहता हुआ जाता है, तो उसे कहते हैं हम ड्रिफ्टेड। यानी जो पोइट की जो आत्मा है वो गहरी नींद में चली गई है, कहीं पर बह चुकी है वो, यानी कि गहरी नींद उसकी आ चुकी है अब पोइट की। एज ही डिडंट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। अब देखिए पोइट को सच्चाई या फिर वास्तविकता का ज्ञान अभी तक नहीं था। अब वास्तविकता कौन सी है ये वो हम देखते हैं। ही हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड, उसने सोचा था कि लाइफ उसके लिए क्या है, एक वरदान है। उसके लिए नहीं, लूसी के लिए, यानी उसके लिए भी और लूसी के लिए भी क्या है, लाइफ एक वरदान है, यानी कि ज़िंदगी उनको वरदान के रूप में मिली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसी को एक दिन मरना होगा। एंड हैड नेवर थॉट दैट वन डे डेथ वुड टेक लूसी अवे फ्रॉम हिम, और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन डेथ यानी कि मौत लूसी को उससे दूर कर देगी। When she was taken away, और जब लूसी उससे दूर चली गई, he could not bear the loss, तो उससे इतना बड़ा लॉस सहन नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट पोइम की एक्सप्लेनेशन है, यानी कि पोइट अनअवेयर था किससे, कि लूसी कभी उसे छोड़कर चली जाएगी। इस बात से उसे कभी नहीं, उसने सोचा ही नहीं था कभी भी कि लूसी एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी, वो मर जाएगी। उसके बाद देखिए सेकंड स्टैंजर्स का आता है, द पोइट एक्सेप्ट्स द ट्रूथ। अब पोइट है जो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट लूसी इज डेड, कि लूसी मर चुकी है। मोशनलेस, और लूसी क्या है, अब मोशनलेस है, कोई भी प्रतिक्रिया लूसी अब नहीं दे रही है। लाइफलेस, और वो लाइफलेस है, यानी कि जिंदगी अब उसकी नहीं रही, वो निर्जीव हो चुकी है। कैन नॉट सी नॉर हियर, और उसे समझ आ गया कि ना तो लूसी को अब दिखाई दे रहा है कुछ, और ना ही उसे कुछ अब सुनाई दे रहा है। वेरिड इन द अर्थ, और जो लूसी है वो अब वेरिड इन द अर्थ मीन्स क्या होगा कि लूसी को अब जमीन में दफना दिया गया है। रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ, और देखिए जैसे अर्थ है रोटेट करती है, घूमती है, तो वो लूसी है जो वो भी क्या करेगी, इस जमीन के साथ घूमेगी, यानी कि वो नेचर के साथ क्या हो चुकी है, अपने आप को ऐड कर चुकी है, खुद को नेचर में इंक्लूड कर चुकी है। अलोंग विद द अर्थ वन डे शी विल
बिकम वन विद द रॉक्स, और एक दिन क्या होगा, नेचर की जो चीज़ें हैं उनके साथ, जैसे कि रॉक्स मीन जो पहाड़ है, पत्थर, पहाड़ों के साथ, स्टोन्स के साथ, पत्थरों के साथ, और ट्रीज के साथ क्या होगा, वो एक दिन इंक्लूड हो जाएगी, इन्हीं में जाकर वो मिल जाएगी, नेचुरल थिंग्स में वो मिल जाएगी। दैट आर ए पार्ट ऑफ द अर्थ, जो क्या है, ये सभी चीज़ें अर्थ का एक हिस्सा है। यानी कि एक दिन क्या होगा, जब लूसी को दफनाया गया तो दफनाने के बाद क्या होगा, लूसी भी इस धरती में शामिल पत्थरों, मिट्टी और इन सभी चीज़ों में क्या होगा, घुल मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पोइट का जो रेग्रेट है, उसका जो सोरो है, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो वर्ड्सवर्थ है, उसकी जो बिलव्ड है, वर्ड्सवर्थ या फिर स्पीकर यहाँ पर कह सकते हैं, वक्ता है जो, उसकी जो बिलव्ड है, उसका लॉस उसे हुआ है, जो वो सहन नहीं कर पा रहा है, और अब वो समझ गया है कि जो लाइफ है उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, कि जो एक दिन इस धरती पर आता है वो एक दिन यहाँ से चला जाता है। तो देखिए आज हमने की है 7th, 8th, 9th, 10th पोएम्स ऑफ 9th क्लास, एंड इनके जो पोइट थे, इनके जो मेन इनके वर्क थे, वो हमने आज जाने। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।